यूट्यूब चैनल ऑफ आदर्श नवोदय एजुकेशन ग्रुप। देखिए, हम लोगों ने अभी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज में हम लोगों ने कंपाउंड से वापस एसएलटी बनाने का पढ़ रहे थे। तो उसमें जो 4 तरीके हैं उसमें से पहला तरीका जो आपका जीरंड वाला था वो आपने पढ़ लिया। पार्टिसिपल पढ़ लिया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रीपोजिशनल फ्रेज का प्रयोग करके। या पहले आप इन्फिनिटी पढ़ लो। जो पार्टिसिपल हैं आपके नॉन फाइनाइट वर्ब की जो काइंड है पहले वो पढ़ लो। तो इसका थर्ड है यूजिंग इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या होता है? 2 + V1 नाउन की तरह काम करता है। देखिए, जो इन्फिनिटी होता है ये नाउन की तरह कार्य करता है और किसी एक फाइनाइट वर्ब को हम लोग इन्फिनिटिव में चेंज कर देते हैं। इन्फिनिटिव एक नाउन की तरह काम करता है। तो इस तरह से एक जो वर्ब होती है हमारी, कम से कम 2 वर्ब में से एक वर्ब जो होती है वो नाउन में दूसरी पार्ट ऑफ स्पीच में बदल जाती है। तो जब दूसरी पार्ट ऑफ स्पीच में बदल जाती है तो हमारे पास एक वर्ब बचती है और इस तरह से हमारा एक सिंपल सेंटेंस रह जाता है। देखिए, तो अब कंपाउंड सेंटेंस में जैसा मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ेगा और कम से कम 2 वर्ब आएंगी। यू मस्ट वर्क हार्डर। और देखो, एक बात हो गई। अब इसमें कोऑर्डिनेट कंजक्शन में जो अल्टरनेटिव दिखाता है, विकल्प को दिखाता है, वो कंजक्शन है और। इससे एक वाक्य और जोड़ दें तो कंपाउंड बन जाएगा। यू मस्ट वर्क हार्डर और यू विल नॉट गेट गुड मार्क्स। You will not get good marks. अब देखो, हम इसको इस बात में जो हिंदी अर्थ हो रहा है वो ये है कि तुम्हें निश्चित रूप से और ज़्यादा मेहनत करनी होगी, अन्यथा अथवा तुम जो है अच्छे मार्क्स नहीं ला पाओगे। तो इसका हिंदी अर्थ यही है कि अच्छे मार्क्स लाने के लिए तुम्हें निश्चित रूप से और अधिक मेहनत करनी होगी। ये इसका मेन भाव है, वाक्य का जो अर्थ है वो ये है। बस यही लिखना। इसमें जो ये दूसरी जो वर्ब है इसकी जो परिणाम है आपका कि अगर मेहनत करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो इसमें हम नॉट हटा देंगे और हम गेट जो वर्ब है इसको हम बना देंगे टू गेट। ये क्या बन गया? आपको पता है कि 2 + V1 से बनती है इन्फिनिटी। तो टू गेट गुड मार्क्स और यू इसको पीछे ले आएंगे। यू मस्ट वर्क हार्डर। इस बात को देखिए, ये कंपाउंड सेंटेंस है, इसमें और ये कंजक्शन लगा हुआ है। 2 क्रियाएं है और ये दो वर्ब है। अब हमने इसको असर्टिव में बदलना है, एक वर्ब रखनी है, एक ही वर्ब है इसमें। इधर वाली वर्ब थी टू गेट, विल नॉट गेट, इसको हमने बना दिया तो इन्फिनिटिव। एक और देख लीजिए, वन
one ought to respect, one ought to help, one ought to help the poor. Therefore, therefore they can uplift themselves. अब आप इस बात को देखिए, इसमें जो देयरफॉर है ना, ये इलेटिव परिणामवाचक कोऑर्डिनेट कंजक्शन को दिखाता है और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से बनते हैं कंपाउंड सेंटेंस। इससे ये सिद्ध हुआ कि ये कंपाउंड सेंटेंस है। ठीक, अब इस कंपाउंड को बनाना, इसमें देखो एक ये वर्ब रही और एक ये वर्ब है, इसमें ये मॉडल है और टू जो मोरल ड्यूटी को दिखाता है। ठीक है, इसमें एक को हमें बनाना होगा, कुछ और जैसे कि हम इन्फिनेटिव की बात चल रही है, एक को हम इन्फिनेटिव बना दें। तो अब इसमें जैसे हम ये काम करें तो इससे क्या परिणाम मिलेगा कि ये जो पुअर लोग हैं वे ये अपने आप को उठा सकेंगे ऊपर, और हमें क्या करना है कि इनको ऊपर उठाने के लिए प्रत्येक को कमजोरों की, गरीबों की मदद करनी चाहिए। ये नैतिक है। तो हम इसे आगे ले लें, तो हम इसको मेन वर्ब को इन्फिनेटिव बना दें, तो अपलिफ्ट, अपलिफ्ट। अब ये अपलिफ्ट किसको करना है? पुअर को, उसको ले लो। तो अपलिफ्ट दी पुअर, जो हो गया फॉर्मूला लगाओ, वन प्रत्येक को, वन और टू हेल्प देन। अब आप ये देखिए, ये हमने आज को बनाया इन्फिनेटिव, और आगे बाकी के अदर जो इसके कंपोनेंट थे उनको हमने इसमें मिला दिया। पूरा अर्थ सेम है, वर्ब है, और इस तरह से हमने इन्फिनेटिव से इसको चेंज कर दिया। चौथा नंबर हमारा है यूजिंग प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या होता है? फ्रेज होता है शब्दों का समूह जो वाक्य में किसी न किसी कंपोनेंट के अर्थ की पूर्ति करता है, उसको अर्थ को पूरा करने में उसकी हेल्प करता है। एज अ कॉम्प्लीमेंट, एक पूरक के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। प्रीपोजिशन शब्द का क्या मतलब है कि एक ऐसा शब्द समूह जो प्रीपोजिशन से बने। जैसे मैंने आपको बताया था बट फॉर, तो मैंने आपको असर्टिव से कंपाउंड में बदलने के लिए बताया था, तो मैंने बताया था उसमें एक फ्रेज आता है बट फॉर। इसी तरह से जब हम वापस एक कंपाउंड सेंटेंस को बदलेंगे, प्रीपोजिशन का मतलब है कि कोई प्रीपोजिशन आगे या पीछे, प्रीपोजिशन हो या प्लस कोई वर्ड हो, ठीक है, या कोई वर्ड पहले हो, बाद में कोई प्रीपोजिशन हो, एक या दो या जो भी, दो या दो से अधिक शब्दों का समूह, जो किसी शब्द और प्रीपोजिशन के संयोग से, दो या दो से अधिक शब्दों का समूह जो किसी प्रीपोजिशन के साथ मिलकर एक नए शब्द की रचना करता है, कंजक्शन की रचना करता है, उसे हम लोग प्रीपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। हाँ देखिए, इसमें नॉट, इसमें बट फॉर है, बिसाइड्स, इन स्पाइट ऑफ, ऐसे शब्द हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज में। जैसे हैं इन स्पाइट ऑफ,
इंस्टीड ऑफ, ऐसे करके कई प्रीपोजिशन, देखो इसमें इन और ऑफ दोनों प्रीपोजिशन है, इन और इसमें भी है। तो ऐसे करके जो प्रीपोजिशन है, जो ये मतलब अन्य शब्दों से बनते हैं, इन प्रीपोजिशन के माध्यम से हम लोग इसमें जोड़ सकते हैं। जैसे हम आपको एक कंपाउंड का वाक्य बताते हैं। Not only he makes a promise, but also he fulfilled it. Fulfills। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर मेक्स भी एक वर्ब है, पांचवी अवस्था है वर्ब की 5 अवस्थाएं होती, मैंने आपको पहले बताया। ये भी एक वर्ब की 5वीं अवस्था है। तो ये 2 वर्ब की 5वीं अवस्थाएं हैं और इसमें कंजक्शन देखो। नॉट ओनली बट ऑल्सो एक क्यूमुलेटिव कंजक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का एक पार्ट है। तो ये कंपाउंड बना रहा है, साफ पता चल रहा है। अब इसको अब लोग अब इसमें हम क्या करेंगे, एक जो है वर्ब को हम लोग क्या करें कि हम एक फाइनाइट वर्ब को हम बना देंगे नॉन फाइनाइट वर्ब। तो प्रीपोजिशनल फ्रेज का प्रयोग करके हम लोग इसको अब इन स्पाइट ऑफ या स्पीड ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, के अतिरिक्त, के अलावा। इन स्पीड ऑफ, इंस्टीड ऑफ, ये जो वर्ब है ना, इसको आप ऑफ के बाद नाउन की तरह बना दीजिए, मेकिंग। इंस्टीड ऑफ मेकिंग अ प्रॉमिस। अब देखिए होता क्या है कि हम किसको क्या बनाएंगे, ये डिपेंड करता है उसके हिंदी अर्थ पर। जैसे हम क्या करते हैं, हम इन दो वाक्य हैं और ये कंपाउंड सेंटेंस है, हम इसको असर्टिव में बदलना चाहते हैं, तो हम पहले इसमें हिंदी में ही इसकी वर्ब को चेंज कर लें। जैसे न केवल वो वादा करता है बल्कि उसे दिलाता भी है। अब हम इसी बात को एक वाक्य में एक क्रिया रखते हुए बनाना चाहें तो हम पहले इसकी अगर हिंदी बनाएं तो इसमें न केवल वो वादा करता है बल्कि उसे दिलाता भी है। तो इस वाक्य पर हिंदी में एक क्रिया का इस्तेमाल करते हुए बनाने की कोशिश करें तो क्या बनेगा कि वादा करने की अतिरिक्त के अलावा वो उसे निभाता भी है। तो वादा करना ये बन गया नाउन। इंस्टीड ऑफ मेकिंग अ प्रॉमिस या प्रॉमिसिंग, अगर ये प्रॉमिस को हम वर्ब बना सके तो इंस्टीड ऑफ मेकिंग अ प्रॉमिस, अब यहाँ पर कॉमा लगा दिए, ये कंजक्शन हट गए क्योंकि वहां पे जब एक है तो कोई कंजक्शन नहीं आएगा। ही, ये जो ही दोनों सब्जेक्ट एक है तो इधर आ जाएगा, ही फुलफिल्स इट। और ये यहाँ पर एक ही क्रिया बची, एक ही क्रिया बची, तो इस तरह से देखो आप असर्टिव बन गया।
तो इस तरह से दूसरा वाक्य देखते हैं। दूसरे वाक्य में राहुल इज अ फॉरेनर, राहुल एक विदेशी है, लेकिन वो बोलता है हिंदी अच्छी, हिंदी अच्छी नहीं बोलता है। यहाँ पे जो बट विरोधाभास को दिखाने वाला जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये बताता है कि ये वाक्य कंपाउंड सेंटेंस है। और इसको हम, इसमें ये वर्ब है और एक वर्ब ये है, ये एक लिंकिंग वर्ब है, योजक क्रिया। ध्यान दीजिए कि राहुल गांधी एक फॉरेनर है, लेकिन वो अच्छी हिंदी बोलता है। अगर इसको हम एक वाक्य में बनाना चाहे तो राहुल गांधी एक विदेशी होने के बावजूद अच्छी हिंदी बोलता है, ऐसे करके आप सेंटेंस में बदल सकते हैं। तो के बावजूद का मतलब है इन स्पाइट ऑफ। राहुल गांधी, राहुल इंस्टीड ऑफ, जब क्या होता है मैं आपको बताऊं, ये जो इज है ना, ये बी की एक फॉर्म है, इज वाज वर्ब बी की फॉर्म होती है। तो अगर ये बी की फॉर्म है तो क्या होता है, इसमें आईएनजी जोड़कर हम इसको नाउन बनाने की कोशिश करते हैं। तो राहुल इंस्टीड ऑफ बीइंग अ फॉरेनर, यही है वर्ब जो इसमें बदल गई। अब आप सोचेंगे तो क्या बदल गई, ये बन गई चिरंग। बीइंग अ फॉरेनर, he speaks हिंदी वेल। ठीक है, अब हम इसको ऐसे ही कर सकते थे, इंस्टेड ऑफ बीइंग अ फॉरेनर राहुल स्पीक्स हिंदी वेल, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंस्टेड ऑफ बीइंग अ फॉरेनर राहुल स्पीक्स हिंदी वेल। बिल्कुल स्पष्ट रूप से जो दूसरा वाला वाक्य है ऊपर वाले वाक्य से बेहतर है, लेकिन ऊपर वाला वाक्य भी सही है, दोनों ही वाक्य को इससे लिख सकते हैं, इट इज मच बेटर देन इट। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कंपाउंड सेंटेंस को एफर्मेटिव सेंटेंस में बदलने का जो प्रोसेस है वो पूरा हो गया। अब हम लोग इसके बाद एफर्मेटिव को कॉम्प्लेक्स में कैसे बदलें ये पढ़ेंगे। देखिए, मैंने आपको बार बार जोर दे करके बताया कि अगर बीच में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है तो आप समझ जाना कि वो एक कंपाउंड सेंटेंस है। इसी तरह मैं अब इस बात पर आपको जोर दूंगा कि अगर सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन मैंने आपको बताया जो कोऑर्डिनेट नहीं है, बाकी बच्चे सारे सबऑर्डिनेट हैं, एक बात। दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि WH वर्ड से स्टार्ट होता है आपका, बिकॉज, जो जितने भी हैं, इफ, वेदर है, दैट है, ये सब नो सूनर देन, एज सून एज,
ये जितने भी हैं ये सब आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हैं और एक सबऑर्डिनेट क्लास को बनाते हैं। हमारा जो दूसरा टॉपिक है, हम इसको भी कह लो, इंटरचेंज ऑफ assertive and exclamatory। क्या है एक्सक्लेमेटरी? नहीं, कॉम्प्लेक्स, असर्टिव एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज। अब आपको एक बार फिर हल्का समझना चाहिए कि असर्टिव तो आप जानते हैं क्या होते हैं, बार बार बता रहे हैं। कंपाउंड को मैंने आपको बताया था, अब आप कॉम्प्लेक्स भी समझ लीजिए, कम से कम दो वाक्यों का योग, जोड़, समूह जिसके बीच में कंजक्शन कोऑर्डिनेट ना हो या सबऑर्डिनेट हो और सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाता हो। जब तक आप सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं समझेंगे या आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के बारे में अच्छे से पता नहीं है तो आप नहीं समझ पाएंगे कि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। तो इसलिए मेरी आपको राय पहले है कि आप अच्छे से सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का ज्ञान प्राप्त कर लें। अगर आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। बार बार कहने पर भी कोई कमेंट बॉक्स में वगैरह नहीं करते हैं और फिर भी कोई बात नहीं है। ऑनलाइन क्लासेस का समय चल रहा है, प्रॉपर हम उस वे में नहीं है कि हम उस तरह से पढ़ सकें, फिर भी जैसा भी है तो आप मेरे कहने मतलब है मैं आपको यह बताता हूँ कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं। पहले मैं बता दूँ थोड़ा सा, कम से कम दो वाक्यों का समूह जिसे किसी WH वर्ड, किसी इफ वेदर, किसी दैट या किसी बिकॉज, नो सूनर देन, एज सून एज, इस तरह के अदर कोई भी तमाम तरह के कंजक्शन हैं उनसे ये कनेक्ट हो तो वो कॉम्प्लेक्स है। तो हमारे पास जो असर्टिव सेंटेंस दिया होगा और उस असर्टिव सेंटेंस को हम लोग कॉम्प्लेक्स बदलेंगे। तो कॉम्प्लेक्स होता क्या है? जिसमें कम से कम वही परिभाषा है सेम जो कंपाउंड की थी कि कम से कम दो फाइनाइट वर्ब हैं, ठीक है, और वो कंजक्शन भी है। जैसे मैं आपको सर्टिफिकेट जानते हैं